नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, महाराष्ट्र में और खास तौर से मुंबई पुलिस, क्या कहा जाए, कल से पूरे देश भर में इन्होंने खाकी वर्दी पर ऐसा दाग लगाया है, एक के बाद एक। मुंबई पुलिस के ईमानदार ऑफिसर एक तरफ हैं और ये बेईमान ऑफिसर, ये भ्रष्ट ऑफिसर उस ईमानदार ऑफिसर की बोलती बंद कर देते हैं, उन्हें किसी लायक नहीं छोड़ते हैं। और इन भ्रष्टाचारियों की वजह से पूरा देश शर्मसार हो रहा है। दिशा सुशांत के केस में इन भ्रष्टाचारियों ने क्या गुल खिलाया, उसे आप सबने देखा, जिसे हम लोग चेकमेट दे रहे हैं। और कल हाईकोर्ट का एक फैसला आया है। किसकी गलती है? जांच एजेंसी की, पुलिस की, अदालत की, या उस वक्त की सरकार की? सोनिया और पवार की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी की बेशर्मी जग जाहिर हो गई है। शरद पवार की पार्टी की बेशर्मी जग जाहिर हो चुकी है। शरद पवार के ऊपर दाऊद के साथ सीधे संबंध रखने के संगीन आरोप लगे हैं। और ये आरोप उन्हीं की पार्टी के, उनके सहयोगी दल के लोग लगाते रहते हैं। आज जब पूरा देश न्याय के बारे में सोच रहा है, चिंतित है, एक देश के रूप में भारत में ये क्या हो रहा है, और खास तौर से महाराष्ट्र कहलाने वाले राज्य में क्या हो रहा है और मुंबई में क्या हो रहा है। आज हमारे साथ नीलेश ओझा जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका। बहुत स्वागत है नीलेश जी। एक बात तो तय हो गया है, जिस प्रकार से दिशा सुशांत में पुलिस की कारगुजारी सामने आई, मुंबई पुलिस की बेशर्मी, बेहयाई, निर्लज्जता, कोई भी अलंकरण दें आप, वो कम पड़ेगा। इस केस के बाद ये बेहयाई, बेशर्मी अब साबित हो रही है। अब ये जो कल जो फैसला आया है, उस पर आपकी टिप्पणी क्या है और अब इसका फॉलोआउट क्या होगा? देखिए, मेरे हिसाब से ना, पहली चीज ना, जल्दबाजी होगी, कोई फाइनल कंक्लूजन निकलना। रीजन बोलता हूं। रीजन है कि कई हाई कोर्ट के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बाद में खारिज किए, सेट असाइड किए। तो ये जजमेंट फाइनल नहीं है। लेकिन ऐसा ये जजमेंट में वो गेट खोल दो। अगर इस हाँ, बोलिए बोलिए। जजमेंट का ओपनिंग पैरा देखे तो इसमें जस्ट कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने जो है, ये नहीं लिखा है कि वो सब एक्विटल, बेनिफिट ऑफ डाउट। ये लिखा है कि इन्होंने झूठा स्टोरी बनाया पुलिस ने कि हमने केस सॉल्व कर लिया है। मतलब इस टाइप का ऑब्जर्वेशन ओपनिंग पैरा ही है कोर्ट का। तो ये बहुत सीरियस है। अभी मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। क्या है, एक इसमें टर्म है, अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज ए प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। तो उसका एनालिसिस अगर अच्छे से कर लेंगे तो आधा सॉल्यूशन उसके एनालिसिस में मिल जाता है। और कैसा है कि ये हमारा उंगली में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, सर में दर्द, ये देखने की वजह होल बॉडी सीटी स्कैन अगर कर लेंगे ना, तो और एनालिसिस अच्छा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस मतलब ड्रॉ करके रखे। इसका मतलब क्या, अगर किसी केस में कुछ आरोपी छूट गए और निर्दोष छूट गए, यहां तो कोर्ट ने स्ट्रिक्चर के साथ छोड़ दिया, पर अगर निर्दोष छूट गए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका पहला मतलब निकलता है कि जैसा भी ये हाईकोर्ट की ऑर्डर कह रही है, तो पहला मतलब क्या निकलता है? निर्दोष लोगों को आपने आरोपी बना के चार्जशीट किया, ये इतने सालों तक जेल में रखा और उनके अधिकारों का हनन हुआ, आपने मिसयूज किया पुलिस मशीनरी को, स्टेट मशीनरी को, जनता के पैसे को। ये पहला मतलब निकलता है। दूसरा मतलब क्या निकलता है? दूसरा मतलब ये निकलता है कि अगर यही आरोपी थे, अगर पुलिस वालों का कहना है
तो आपने जानबूझकर चार्जशीट में ऐसी गलतियां रखी, या तो खुद पैसे खाके या आपके कोई लीडर मिनिस्टर, उस समय के होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो भी थे, उनके कहने पे आपने इसमें खुद ऐसी जानबूझ के मतलब गलतियां रखी कि आरोपी बाद में छूट जाए। ऐसे केस में भी पहला केस, उसमें पुलिस वाले को प्रोसिक्यूशन का ये है, सेकंड केस है उसमें भी पुलिस वाले को प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है। मैं आपको उसका एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भेजता हूँ, ये सब देश के जनता के लिए भी काम का है। ये है, 1 मिनट। हाँ, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस किशन भाई, 2014 वॉल्यूम 5 SCC 108। तो ये जजमेंट क्या कहता है कि दोनों कंडीशन में अगर आपने झूठा फंसाया किसी को, या फिर आपने अपने इन्वेस्टिगेशन फॉल्टी किया आरोपी को बचाने के लिए, दोनों कंडीशन में पुलिस अधिकारी सजा का हकदार है। अगर निर्दोषों को फंसाया है, उसमें सेक्शन लगते हैं आईपीसी के जो 211 है, और ये मर्डर का क्या चार्ज लगा है ना, तो इसमें लगता है आईपीसी 194। तो इसमें पुलिस अधिकारी को उम्र कैद और 10 साल से नीचे नहीं, मिनिमम 10 साल सजा देना ही पड़ेगा, ये चार्ज। और अगर ये आरोपी को फांसी हो जाती और बाद में पता चलता कि ये झूठा केस था, तो फिर वो पुलिस अधिकारी को भी फांसी का प्रावधान है 194 में, तो उसका जो भी करस्पॉन्डिंग सेक्शन है अभी बीएनएस का। तो ये एक उसका लॉ है। दूसरा लॉ क्या है कि आरोपी को बचाने के लिए रिकॉर्ड झूठे बनाए, तो उसमें पुलिस अधिकारी के लिए सजा का प्रावधान है आईपीसी 218 और 201 अदर सेक्शन, और उसमें 409 भी आईपीसी लगता है। आपने पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग आरोपी को बचाने के लिए किया, जबकि आपकी जिम्मेदारी थी उसको प्रोसिक्यूट करना और न्याय देना। तीसरी एक पॉसिबिलिटी है, चार्जशीट भी ठीक चला गया, लेकिन कोर्ट के समय विटनेस ही हॉस्टाइल हो गया, मतलब जो आए विटनेस थे वो हॉस्टाइल हो गए। हॉस्टाइल हो गए मतलब उन्होंने पुलिस के स्टेटमेंट में लिखा था, लेकिन कोर्ट में कहा कि नहीं नहीं मेरा स्टेटमेंट नहीं है, या फिर अपना बयान बदल दिया। ऐसे कंडीशन में फिर पुलिस अधिकारी को सजा नहीं होगी, फिर वो विटनेस का प्रोसिक्यूशन होगा परजुरी में। तो इसके लिए प्रावधान है 344 सीआरपीसी में कि ऐसे इसको, मतलब अभी 383 ऑफ बीएनएसएस, कि ऐसे इसमें वो विटनेस के ऊपर परजुरी का सेक्शन लगेगा आईपीसी 192 एंड अदर्स। ये एक हो गया। उसके बाद में और एक पॉसिबिलिटी है कि केस सही था, चार्जशीट भी सही थी, लेकिन जब केस का ट्रायल चल रहा था तब पुलिस ने और सरकारी वकील ने मिलकर कोर्ट में रिलेवेंट चीजें पेश नहीं की, कोर्ट को गुमराह किया, डॉक्यूमेंट आने नहीं दिए, आरोपी की तरफ से झूठे डॉक्यूमेंट आए, एविडेंस आए, उसको ऑब्जेक्शन नहीं लिया और आरोपी को छूट जाने दिया। ऐसे कंडीशन में वो सरकारी वकील और वो पुलिस अधिकारी के ऊपर प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया है खुद बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कमलाकर भावसार का 2002 ऑल एमआर क्रिमिनल, पेज नंबर शायद 2600 ऐसा कुछ है वो। तो ये एक जजमेंट आपको नेट पे मिल जाएगा। तो ये जो उसमें तो जब केस चला था ना हाई कोर्ट में, तो उस समय जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने बोला कि जो जज के ऊपर भी प्रोसिक्यूशन कीजिए आप। तो हाईकोर्ट ने बोला वो प्राइमा फेसी उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा है कि जज भी मिला हुआ था आरोपी के साथ, लेकिन ये सरकारी वकील का तो क्लियर दिख रहा है। सरकारी वकील, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो जिसने पंचनामा किया, जिसने डाइंग डिक्लेरेशन किया, आरोपी का वकील, वो पुलिस अधिकारी, सबको नोटिस निकाला
बॉम्बे हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच। और जो ये केस था कि एक बेगुनाह को प्रोसिक्यूट किया, मैंने ऐसा एक केस लड़ा था। यहाँ पर एक गोपाल शेट्टी करके एक पर्सन थे, यहाँ पर मुंबई में होटल में काम करते थे। उनको एक लड़की के थोड़ा वो स्पेशली एबल्ड थी, थोड़ा मानसिक रूप से उसको कुछ था, तो उसने ठीक से बोल भी नहीं पाती थी वो। तो उसकी एक रेप के केस में कोई आरोपी नहीं मिला, पुलिस वालों ने उठा के, मतलब मैनेजर था होटल में, इसको उठा के अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके 7 साल की सजा हुई, वो आदमी जेल में रहा। उसके बाद में अपील का हियरिंग हुआ और हाईकोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि ये वो आदमी है ही नहीं, दूसरे आदमी के बदले में इसको ट्रायल चला के सजा दे दी और उसको ऑनरेबल एक्विट किया। नीलेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी आपका एक एप्लीकेशन गया है कमिश्नर के पास। हाँ, जो पीड़ित हैं उनके पिता वहां मौजूद हैं, एप्लीकेशन हाँ, ले साफ दिख रहा है ये पीड़ित है, ये कंप्लेनेंट है। कंप्लेनेंट कंप्लेन कर रहा है और किसके खिलाफ कर रहा है वो उसका भी नाम है। उसको ये बेशर्म, बेहयाई करने वाली, नालायक, अशिष्ट, गुंडा पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है और अनजान आदमी को पकड़ करके गिरफ्तार कर रही है, उसकी पिटाई कर रहा है, उसको 3rd डिग्री का टॉर्चर दे रहा है, उससे कबूल करवा रहा है और उसको मकोका के कोर्ट फांसी की सजा सुना रहा है। ये पुलिस की बेशर्मी तो स्पष्ट हो गई ना। ये लार्जर इफेक्ट है, इसलिए मैं ये आज कार्यक्रम कर रहा हूं। लॉ की बताता बात। हूँ, 2 चीजें बताता हूँ। हाँ, नहीं, और ये एपिसोड मतलब कई लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत मार्गदर्शक बनेगा। 2 चीजें बताता हूँ। आप जो कह रहे हैं ना, अरे भाई, पुलिस वालों की इज्जत पे अटैक हुआ, उनकी बेइज्जती हुई, अपने कर्मचारी के ऊपर एफआईआर नहीं कर रहे थे ये लोग। जब प्रभाकर सूर्यवंशी जी ने आकार DG9 पे और सुशील कुलकर्णी जी ने उनके एनालाइजर चैनल पे मामला उठाया और रशीद खान पठान साहब ने भी मामला उठाया, कंप्लेंट भेजी, उसके बाद में एफआईआर रजिस्टर होता है। पुलिस वालों के लिए भी नहीं किया। ये क्या है, कुछ सीनियर अधिकारी जो है ना, इनको क्या लगता है कि ज्यादा हम अगर बड़े लोगों से झगड़ा कर लेंगे तो हमारे ड्रग्स का बिजनेस हफ्ता सब बंद हो जाएगा। इनको बाकी चीज से पड़ी नहीं है। इनको इनकी ही हफ्ता वसूली, इनके ही गलत कामों के, इनके धंधों से इनकी पड़ी। इनको लगता है ज्यादा झगड़ेंगे, इश्यू आएगा, लॉ एंड ऑर्डर का विषय आएगा और फिर ट्रांसपेरेंसी आएंगी तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। तो वो समझा देते, अरे क्या हो गया भाई, तेरी बेइज्जती तो किया ना, लात तो मारा ना, देखो थप्पड़ तो मारो ना, जान दे, आपने को हफ्ता मिल रहा है ना, चलने दे। ऐसी मानसिकता के भी कुछ लोग थर्ड क्लास है वहां पर। अब दूसरी चीज बता दो, उनको लॉ एंड ऑर्डर से इससे कुछ नहीं लेना है, ये सबसे बड़े देशद्रोही लोग है। अब आपने जो कहा कि महाराष्ट्र पुलिस का ये किस्सा कि उनको पिटाई करके, उनको ये करके ये किया, अभी देखिए उसके पहले मैं बताता हूं, दिशा के केस में बाकी तो छोड़िए, हाई कोर्ट में जवाब नहीं दे पा रहे। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है 2 जुलाई को कि आप इंस्ट्रक्शन लो और जवाब दो। कल हम गए थे गडकरी साहब के कोर्ट में, ये भी बताना मैं भूल गया, गडकरी साहब के कोर्ट में गई थी अपनी पूरी लीगल टीम। तो वही सरकारी वकील शिंदे मैडम, उनको पूछा स्पेसिफिक, मैडम आपको 16 जुलाई के पहले इंस्ट्रक्शन लेके पॉइंट वाइज जवाब देना था, कहाँ है वो? हम्म ना, अभी अभी कुछ नहीं, बाद में बताती हूँ मैं। ठीक है, फिर वहां पर जो जज साहब के जो जेसी है उनसे बात की कि सर मैटर ऑर्डर के बाद में भी बोर्ड पे नहीं आया,
तो उन्होंने कहा कि अभी इतना ओवरबर्डन है, रोज के 100 मैटर बोर्ड के हटा रहे हैं बोर्ड से, इतना ओवरबर्डन है। आपका मैटर सितंबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है रेगुलर कोर्स में, लेकिन आप उसको अगर ठीक है कि या तो मेंशन कीजिए या तो फिर आपकी लीगल प्रोसेस कीजिए, फिर उसके ऊपर कोर्ट विचार करके जल्दी का डेट देने का सोचेगा। मैंने कहा ठीक है, उसके अभी ठीक है, मैंने जो नहीं बताया था मैं आपको आज बता रहा हूँ, एक नया और एक केस, तो मतलब उसमें डेवलपमेंट। हमने एक एप्लीकेशन भेजा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को, कि हमने कहा है कि ये चलता रहेगा, देखो ये मैटर आ भी गया, फिर सामने वाला एक डेट मांगेगा, फिर ये करेगा, फिर वो चलता रहेगा। ये इतना अब हमारे वो उसके बूढ़े पिता में पेशेंस नहीं है, नहीं तो तुम्हारे डेट आने तक तो वो बेचारा उनकी जान का क्या हो जाएगा क्या बता सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, एक स्पेशल बेंच हमको बना के दे दीजिए, और उन्होंने हमारी ऑलरेडी ऐसी एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है। उन्होंने हमको ये वो जो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के खिलाफ प्रोसिक्यूशन जो है, उसके लिए एक स्पेशल बेंच बना के दिया है जस्टिस घोगे साहब का। तो हमने कहा कि हमको एक स्पेशल बेंच बना के दे दिए, मतलब फिर कोई टेंशन नहीं, हमारा मैटर फिक्स एक टाइम पे उसी बेंच के पास चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, फास्ट में उसका डिसीजन हो जाएगा। तो उसमें अभी आ जाएगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का जो भी ऑर्डर आ जाएगा और मैटर रोल आउट हो जाएगा, ऐसे हमको अपेक्षा है। अब आता हूं मैं आपके सेकंड मुद्दे पे, कि ये लोगों को मार-पीट के फांसी की सजा ये सब करते हैं, और उसके बाद में ये सब उनका पोल खुल जाती है। तो ये देश की हिस्ट्री का पहला केस नहीं है। आपको एक जोक बताता हूं मैं। इसी महाराष्ट्र पुलिस ने 2019 या 20 2020 का, इन्होंने क्या किया, एक घर में राइट हुआ करके, मर्डर हुआ करके, जो भी उन्होंने केस बनाया, डकैती के केस में जो लोग उसमें शामिल नहीं थे, बस बोल दिया हमने केस सॉल्व कर लिया है, उनको अरेस्ट करके चार्जशीट किया, चार्जशीट करके नीचे के कोर्ट ने फांसी की सजा जो भी दिया, हाईकोर्ट ने कंफर्म किया। इसके आगे का शॉकिंग बताता हूं मैं, वो हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया और एसएलपी डिसमिस किया, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसी मैटर को गलती समझ में आई तब रीओपन किया, और ऑर्डर में लिखा तुमने निर्दोष लोगों की जिंदगी से खेला है, इसी महाराष्ट्र पुलिस पे 50 लाख रुपए कॉस्ट। किसी आदमी के कुछ भी समय अगर जेल में बीता है तो ये सारा ये मतलब आप कितना भी प्रॉपर उनको कॉम्पेंसेशन दे दो, वापस नहीं आ सकता वो। नहीं तो फिर लेकिन आप ये कह रहे हैं नीलेश जी कि जिन लोगों ने इस जांच को अटकाया भटकाया ठीक से नहीं किया, तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा? ये सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये बकवास कर नहीं रही है कि सुनो, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ऑर्डर लेकर के। नहीं सुनिए, मैं बताता हूं, देखिए अगर इनको अभी भी भरोसा है कि हमारे पास में, पहले तो सरकार क्या करे, आपके लीगल एक्सपर्ट से, उज्जवल निकम साहब हो या और जो भी हो, आपके लीगल एक्सपर्ट से आप वेरीफाई कर लो कि ये सही में यही आरोपी थे क्या, या तो फिर उस समय के मेन आरोपी को बचाने के लिए इनको फंसाया गया। मैं बताता हूँ ना कैसा होता है, जो मूवी में हम्म। दिखाते गलत नहीं दिखाते, ऐसे कई रिपोर्टेड जजमेंट है। क्या करते हैं मालूम है क्या, देखो कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं जिनका ये
चोरों के साथ में, डकैतों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ये लोग क्या करते हैं कि चोरी करने का वो एरिया में पुलिस नहीं आएंगी, और आपको अगर मतलब पुलिस आजू बाजू में रहेंगी, लेकिन चोरी करते हुए अगर आपको पब्लिक ने पकड़ा तो पब्लिक की मार से बचा लेंगी, अरेस्ट करके ला लेंगी, और खुद ही वकील देके आपको बेल करवा के दे देंगे। और जो चोरी का माल मिलता है, जेब काटी जाती है, उसका हफ्ता फिर उस वो करप्ट पुलिस अधिकारी को जाता है। अब ये जो लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपने सचिन वाजी जैसे लोग कि अरे बाकी छोड़ो, अर्नब गोस्वामी को झूठे केस में अरेस्ट कर लिया था यार, बाकी तो छोड़ दो। अब तीसरा, दूसरा एक इतना सीरियस बात मैं बताने वाला हूं ना, प्रूफ नहीं के नहीं साथ में। नहीं, पूरे मुंबई पुलिस को ओवरहॉल करना पड़ेगा, वन एंड ऑल। या उसमें फिर आप कहेंगे कि नहीं कुछ ईमानदार ऑफिसर है, कुछ ईमानदार, ये ईमानदार ऑफिसर कोई ईमानदार नहीं है, मुझे तो अब लग रहा है नीलेश जी। नहीं 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 नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप, आपकी ये धारणा गलत है। सुनो, इतने ऑफिसर मैंने देखा है, जेंटलमैन है, ईमानदार है, उसी के वजह से सिस्टम टिका हुआ है। मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं। तो क्या है, मैं ये सीखा जो हूं ना, तो ये गलत पुलिस अधिकारियों से मेरा पाला पड़ा, उनके साथ खिलाफ केस लड़के तो मैं इतना आ गया हूं। तो उस समय अच्छे पुलिस अधिकारी ने मदद की है अपने को भाई। अभी दिशा सारियान में कितने अधिकारी ने मदद की है? उनके अंदर के सीक्रेट अपने को कहाँ मालूम पड़ते? क्या इनका कम्युनिकेशन हो गया, क्या इन्होंने डॉक्यूमेंट अंदर घुसाया, बाहर निकाला, स्टेशन डायरी के कौन से पेज फाड़े, कौन से ऐड किए। चलो कुछ बातें बोल रहे राम है, अभी इनको क्या मालूम है? ये जिस दिन नगरकर जो है ना, ये सीनियर पीआई है, जिस दिन कोर्ट में फाइल देगा, मैं हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करके कस्टडी में ले लो फाइल, उसकी कॉपी हमको दे दो। उसके दूसरे दिन ऐसे ऐसे प्रूफ देंगे ना, इनको जमानत मिलने को भी चांस नहीं रहेगा इनका। तो चलो ठीक है, उस पर आते ही बात में मैं आज आता हूँ। जिस सबूत के अभाव में वो छूट गए हैं 12 आरोपी, यहाँ सबूत ही सबूत आप देंगे तो अरे वो छूटने का कोई सवाल नहीं है। अरे नहीं नहीं, इसमें तो छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए क्या हुआ। एक महाराष्ट्र पुलिस का और एक केस है, इनके किस्से बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से हैं इनके। महाराष्ट्र पुलिस का एक केस है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मंगेश चौहान 2020 का डिवीजन बेंच जस्टिस नितिन सांबरे और जस्टिस सूर्यवंशी साहब का जजमेंट है। नेट पे सर्च कर लें, बहुत बढ़िया जजमेंट। उसमें क्या बताया, एक कस्टडी में इन्होंने मारा है। क्या करते हैं जब चोरी गिरी का मामला आता है ना, ये दिशा सारियान का गैंग रेप, मर्डर, ड्रग्स का बिजनेस, ये बड़ा मामला नहीं है इनके लिए। लेकिन क्यों एक आधा चोर का विषय आ गया या कुछ या आ गया, तो उसमें उसकी पिटाई इसलिए करते कि हिस्सा कितना तुझे, चोरा कितना और हमको कितना दे रहा है, उस पर पिटाई करते कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी रहते। तो ठीक है, अभी एक बार क्या हुआ, इन्होंने कस्टडी में को मारा, उसका मर गया। अब मरने के बाद में उसका जो चार्जशीट फाइल हुई, उसमें विटनेस था एक पुलिस अधिकारी। वो पुलिस अधिकारी दूसरे ब्रदर पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए ट्रायल में हॉस्टाइल हो गया, बोला नहीं नहीं वो ऐसा स्टेटमेंट नहीं था, ऐसा नहीं था, ये साहब की कोई गलती नहीं है। हाई कोर्ट ने उसको निकाला शो कॉज नोटिस, तेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं ऑर्डर करने का, तूने तेरा स्टेटमेंट चेंज कर दिया आरोपी पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए। वो जजमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इतना सुंदर लिखा है कि ये ऐसे जो क्रिमिनल जो लोग हैं, मतलब पुलिस अधिकारी हो या जो भी हो, जो कोर्ट में ही झूठ बोल रहे हैं, तो इन लोगों को समाज में छोड़ना, ये क्या है? ये सोशल पोल्यूशन है, और ये देश ऐसा एफोर्ड नहीं कर सकता है। और नहीं, ये पेरुमल, तो आप ये कह रहे हैं कोर्ट की बात, आप ठीक बात कह रहे हैं नीलेश जी। मैं ये कह रहा हूं कि अब इस केस के बाद सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सरकार कोई कमीशन नहीं बिठा रही है कि भाई जिन एजेंसी ने जांच की, जिन पुलिस वालों ने जांच की, वो कहां है। बहुत सारे रिटायर हो गए, ट्रांसफर हो गया, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट चला गया, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है। तो अब कोई कमीशन बिठा करके टाइम बाउंड तरीके से इंक्वायरी होगी, या सुप्रीम कोर्ट का लॉलीपॉप दे करके इस पूरे बस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? नहीं नहीं सुनिए, वो वैसा भी नहीं है। अभी
जो मैंने आपको भेजा है ना, वो गाइडलाइन है। किसके लिए? सारे, वो आपको जो भेजा दिखा सकते हैं आप, सारे कोर्ट्स को, सारे जजेस को, सारे स्टेट गवर्नमेंट को, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में गाइडलाइन देकर कि जब कभी आपको लगता है ऐसा झूठा इन्होंने किया है पुलिस वालों ने, तो ये कोर्ट का डिपार्टमेंट है, कोर्ट की जिम्मेदारी है, उन्होंने प्रोसिक्यूशन ऑर्डर करने का। एक दूसरा, ये स्टेट की जिम्मेदारी है, उसने अपना तुरंत डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाने की और एक्शन लेने की। ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। अब इस गाइडलाइन के तहत नहीं काम नहीं करेंगे तो सरकार पे भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी, और इवन कोर्ट ने नहीं किया होगा तो कोर्ट पर भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है। ये लॉ है। आपको एक, तो क्या आपको लगता है कि उस वक्त की जो सरकार थी, किसी बड़े की प्लेयर को बचाने के लिए ये छोटे छोटे निर्दोष लोगों को फंसाया? और अगर निर्दोष लोगों को फंसाया तो मकोका ने फिर कैसे 5 लोगों को फांसी की सजा दे दी? उसका क्या आधार था? ये तो जुडिशियल प्रॉपर्टी का भी सवाल हो गया है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का भी सवाल हो गया है। एक कोर्ट कह रहा है फांसी की दो सजा, हाई कोर्ट कह रहा है कि डिफेंस जो है वो साबित करने में नाकाम रहा, कि जो जो प्रोसिक्यूटर है वो साबित करने में नाकाम रहा कि ये फलाना आदमी ने क्राइम किया है। अरे बाबा, हाईकोर्ट सिर्फ उतना नहीं कह रहा है। हाईकोर्ट कह रहा है कि तुमने झूठा चार्जशीट बनाया, तुमने झूठा ये बताया कि हमने केस सॉल्व कर लिया है। इसमें एक और नई पॉसिबिलिटी निकलती है। पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि उससे उस समय का कोई एक बड़ा लीडर, जिसका बहुत बड़ा फ्रॉड निकलने वाला था, उसको वो उसको भी जेल हो सकती थी। उसके फ्रॉड से, करप्शन से जनता का ध्यान हटाने के लिए इन्होंने सुपारी देकर ये बम विस्फोट करवाए, और खुद के ही एक आयोग को बाद में अपॉइंट करके कुछ निर्दोषों को चार्जशीट फाइल करके बोलते आप पकड़ लिए, मुजाहिदीन के पकड़ लिए, सिमी के पकड़ लिए, जो भी लश्कर तैयबा के पकड़ लिए। ये भी पॉसिबिलिटी निकलती है। इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और कोर्ट के सुपरविजन में होना चाहिए। हाई कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में तो क्लियर, और आखिरी पैरा तो उनका यही है कि अगर इस तरह से जांच होता रहा तो अल्लाह ही मालिक है। अभी सुनिए, आपको मैं एक और सुनिए, उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की और शरद पवार की। तो विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर और आर पाटिल होम मिनिस्टर। यस, हो गया। यस। और इनके गॉडफादर शरद पवार। यस। अभी इनका एक गॉडफादर सोनिया, उनकी गॉडफादर सोनिया गांधी। हाँ, अभी मैं गॉडफादर। हाँ, और बराक ओबामा ने द प्रॉमिस्ड आइलैंड करके बुक है मेरे ख्याल से, क्या है वो, उनका एक बुक है ना बराक ओबामा का, उसमें एक वर्ड लिखा है कि ये सोनिया, मनमोहन सिंह, इनकी खासियत है कि वोट बैंक को कुछ ये ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो पाकिस्तान के भी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करते। ये इनका ये था, मतलब पूरा, उसको क्या बोले कि एजेंडा था या जो भी है उनका। ठीक है, अब मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा, ये सेम लोगों का। क्या हुआ, यवतमाल में, नागपुर के पास यवतमाल है, यवतमाल में एसपी थे अब्दुल रहमान। वो एसपी बाद में प्रमोशन होके पुणे के पुलिस कमिश्नर बने और बाद में सीआईडी के आईजी बने। फिर जिनका सीआईडी का आईजी का पोस्ट हमारे कंप्लेंट पे, रशीद खान पठान साहब के कंप्लेंट पे और दैनिक साहसी के न्यूज के बेस पे एक ही दिन में निकाल लिया गया। अब मैं किस्सा बताता हूं, इसमें इसी विलासराव देशमुख, इसी आर पाटिल और इसी शरद पवार साहब का क्या रोल। तो ये अब्दुल रहमान साहब जो थे ना, अब्दुल रहमान साहब के खिलाफ में आरोप क्या लगे थे, ये मैं नहीं कह,
आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट किया डीजीपी ऑफिस को। डीजीपी ऑफिस ने दिया होम सेक्रेटरी को और होम सेक्रेटरी ने सबमिट किया आरआर पाटिल को। और ये किसके कहने पे किया गया था मालूम है? सदन में उसका मामला उठा था। इसके ऊपर आरोप लगे थे कि ये हैदराबाद के बम विस्फोट के आरोपी को इसने पुलिस क्वार्टर में रुकवाया, इसने दंगे करवाया, ऐसे सब चीजें इसके ऊपर आरोप लगे थे। तो उसके ऊपर विरोधी पक्ष नेताओं ने मामला उठाया। उसके ऊपर होम मिनिस्टर आर पाटिल ने कहा कि 2 दिन में मैं इंक्वायरी करके एक्शन लूंगा। हो गया, ऑर्डर हुआ। आईजीपी शायद वीडी मिश्रा साहब थे, विष्णुदत्त मिश्रा, उन्होंने, मेरे पास रिपोर्ट की कॉपी है जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, मैं बताता हूं आपको। वो रिपोर्ट में क्या लिखा कि ये आदमी लड़कियां सप्लाई करता है लीडर को, ये आदमी ने दंगा करवाया, इसका ये प्राइमा फैसी इन्फ्लुएंस निकलता है। इसके बाद में और एक किस्सा हुआ था इसका कि इनकी बीबी बाहर गई थी, इसके घर पे एक दूसरी लेडी आई थी, उसके बीबी वापस आई, उसको दिखा, उसके बीबी ने पिटाई की और वो दोनों की जो भी हुआ उस पर न्यूज चली कि हम तुम दोनों एक कमरे में बंद हो और बीवी आ जाए। तो ये सारी चीजें, उसका टाइटल था कि एसपी के वाइफ ने लिया एसपी का पीसीआर, पुलिस कस्टडी। तो ऐसे तरह का आया, उसकी रिपोर्ट गई। आप आगे का जोक देखिए, ये कैसा देश को बेच डालते हैं देशद्रोही लोग। ये रिपोर्ट आई, आज रिपोर्ट कुकर्मियों का जो पोल खुल रहा है पूरा देश देखे। ये बेशर्म पुलिस और ये बेशर्म नेता, इन दोनों की और इतने वर्षों से ये कांग्रेस पार्टी को मैं साफ तौर से अब पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी और ये पवार का एनसीपी दुनिया की सबसे भ्रष्टतम पार्टी में से एक है और कुकर्म का पूरा लोथड़ा है, पूंजी है। अरे बोलिए। अरे सुनिए, तो क्या हुआ, आप होम मिनिस्टर को रिपोर्ट आ गई, तो होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी क्या है? सदन के सामने रखने का। उन्होंने कहा था मैं 2 दिन में लेके कार्रवाई करूंगा, बताऊंगा। उस रिपोर्ट को डाल दिया बॉक्स में। फिर इनका एक डील होता है, अब वो कितने 100 करोड़ का हुआ, ये इंक्वायरी चल रही है अपने अमित शाह साहब के पास में, और उस अधिकारी ने रिजाइन किया है। अमित शाह साहब ने बोला तेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है, तेरे खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। तो और वो कंप्लेंट किसकी है? हमारे रशीद खान पठान साहब की कंप्लेंट है। ये सारे कॉन्फिडेंशियल चीजें लगा। एसपी का नाम क्या है, एक बार मैं भूल गया। अब्दुल रहमान। हाँ। तो अभी आ रहा हूं मैं करप्शन पे। उस रिपोर्ट को दबाने के लिए एक नई कॉन्स्पिरेसी रची जाती है और एक प्रोग्राम अरेंज किया जाता है। कितने 100 करोड़ की डील हुई, क्या हुआ, वो अभी होम मिनिस्ट्री ढूंढ लेंगे। वो क्या क्या कॉन्स्पिरेसी मालूम है? एक प्रोग्राम अरेंज किया जाता है कि अपने कर्तव्य में दक्ष ऐसे पुलिस अधिकारियों को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार ये फर्जी पार्टी, ये फर्जी खेल, ये आज से नहीं चल रहा है, ये 70 साल से 72 साल से चल रहा है इसका फर्जी बड़ा। सुनिए ना, अभी ये पुरस्कार घोटाला, उसके ऊपर हमने रेट फाइल किया, हाईकोर्ट ने नोटिस इशू किया, वो गायब हो गया, आज तक उसको नोटिस सर्व नहीं हो रही है 7 साल से। तो उसमें पुरस्कार घोटाला कैसा किया कि इसको महात्मा गांधी शांति पुरस्कार रखा और इसने यवतमाल का जो राइट हुआ था, दंगा हुआ था, उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। बहुत ही ईमानदार और देशभक्त अधिकारी है करके इसको पुरस्कार दिया। किसके हाथ से? गृह मंत्री आर पाटिल, चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख और इन प्रेजेंस ऑफ शरद पवार। किनको दिया? महाराष्ट्र मोहम्मद अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान हो गया।
ऐसे समय ईमानदार पुलिस अधिकारी काम में आए। जिसकी अपनी पत्नी ने ही पब्लिक उसको पुलिस कस्टडी में लिया था। नहीं ठीक है ना, ठीक है, सुनो अभी क्या है, वो न्यूज आई थी, वो उसका पार्ट है, छोड़ दो। कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी। अच्छा। हाँ, नहीं वो, अरे आप सब छोटा आरोप है यार, उसके ऊपर आरोप क्या था कि इसने दंगा करवाया। उसका दूसरा आरोप था कि इसने बम विस्फोट के आरोपियों को पुलिस क्वार्टर में रहने का ये दिया, छुपाया परमिशन इसने। दिया। हाँ, तो इस तरह के आरोप थे उनपे, उस समय बहुत सब जगह वही चल रहे थे। तो उसके प्राइमा फेसी कंक्लूजन ये इसके ऊपर आईजी ने बोला कि ये दंगा करवाने में इसका हाथ है, ये प्राइमा फेसी दिख रहा है। हो गया, ये लड़कियां सप्लाई करता है मिनिस्टर लोगों को, ये ऑर्डर में आया यार। वो आप जो उसके वाइफ का बोल रहे हो छोटा विषय है। ये आईजी का इन्वेस्टिगेशन है हाँ, और ये कोर्ट में अब सबमिटेड है। कोर्ट में नहीं दिया ना, वो तो अच्छा, होम कोर्ट में मिनिस्ट्री नहीं, में हो होम गया। मिनिस्ट्री में सबमिटेड है। हाँ, अच्छा, सर्टिफाइड ये कॉपी तो, हमारा। और उसको शरद पवार जी जो है सो कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर का अवार्ड दे रहे हैं। वाह। हाँ, हो गया। अब जैसा इसको अवार्ड दिया, फिर ईमानदार पुलिस अधिकारी जाग गए, हमको पूरी पूरी फाइल पहुंचाई। हमने लेकर रीट लगाया बॉम्बे हाई कोर्ट में कि ये किस आधार पे इनको दिया, ये रिपोर्ट का क्या हो गया, और क्या क्राइटेरिया था, ये मतलब कौन सी रिपोर्ट थी जिसके भरोसे पाया कि ये बहुत कर्तव्यनिष्ठ है। उन्होंने जवाब दिया, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ने, हमारे पास में कोई रिपोर्ट नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, हमने ऐसा ही दिया हुआ। तो इतने पूरे स्टेट में वही पुलिस ऑफिसर, वही सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिला इनको अवार्ड देने के लिए, हो और गया। उसके लिए अवार्ड देने की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई आधार नहीं है। कौन आगे का जज जो बैठा, कहां बैठा, कितने जूरी ने तय किया, ये सब कुछ नहीं। आगे का जोक, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है भूषण गवई साहब, उनके ही बेंच के सामने हियरिंग हुआ। उन्होंने कहा अरे बोले ये तो कितना बड़ा फ्रॉड है, नोटिस निकालो सबको, सरकार को भी निकालो, अब्दुल रहमान को भी निकालो। उनको नोटिस निकाला। जस्टिस गवाई ने कहा। हाँ, ऑर्डर, उन्होंने नोटिस निकाला। तो गवई साहब ने जैसा नोटिस निकाला तो ये गायब हो गया। ये क्या कर रहा है, पुलिस कमिश्नर के पोस्ट पे था इनके गवर्नमेंट में, पर वो तो ना ऑफिस में नहीं है, लेता ही नहीं नोटिस। ये मैंने आपको कहा ना कि आज बेशर्मी को पूरा देश देखेगा, तो देखते जाइए बेशर्मी को। और इसीलिए 188 189 लोगों की मौत हुई और कोई इसके लिए गुनहगार नहीं हुआ। पूरे सिस्टम को ओवरहॉल करने का अब वक्त आ गया है। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि दिशा सुशांत का केस हमारे लिए सिर्फ 2 हत्या का केस नहीं है, ये पूरे सिस्टम को एक्सपोज करेगा और इसी के बहाने अभी सारा एक एक चिट्ठा खुलेगा। आगे बोलिए नीलेश जी। आप आगे जोक क्या हुआ मालूम है क्या? देखिए फडणवीस साहब को भी कैसा मिसलीड करते हैं लोग। इसका मैं उदाहरण बताता हूं। ये सिस्टम, फडणवीस साहब उस समय चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बने थे। उस समय क्या किया, इसको ये पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी ने, इसने उनको जो भी हैंडसम हफ्ता गिफ्ता जो भी दिया, इसको उठा के पूरे महाराष्ट्र के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी का हेड बना दिया, आईजी अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान को। किसके गवर्नेंस में? फडणवीस साहब के गवर्नेंस में। अब क्या हुआ, अब ये इन्होंने होम सेक्रेटरी ने क्या किया, वो फाइल रखा ही इनके सामने। तो हमने क्या किया, हमने इसके पूरे गैर कानूनी जो भी थे उसके बारे में प्रेस नोट निकाला। और दैनिक साहसिक के अपने मित्र कोटमकर साहब, उन्होंने उनके न्यूज़पेपर में पूरा बैनर न्यूज बनाया कि ये देशद्रोही, ये औरतों का लड़कियां बेचने वाला दलाल, ये सीआईडी का आईजी कैसा बन गया। तो वो न्यूज़पेपर, वहां पर सत्र चल रहा था, मतलब विधानसभा अधिवेशन महाराष्ट्र का नागपुर में,
वहां जाकर 1000 कॉपी बंटवाई लोगों ने, ईमानदार पुलिस अधिकारियों ने खास करके। वो संसद में, मतलब वो विधानसभा में चली, उसी रात को उसकी पोस्ट निकाल के उसको वायरलेस पे भेज दिया। फडणवीस साहब ने बोले हमको ये पॉइंट आउट नहीं किया था अधिकारियों ने, तो वो उसका हो गया। उसके बाद में इसको समझ में आ गया, अभी मेरे को मेरा सब एक्सपोज हो गया, मेरी चाल चलेंगी नहीं, अभी पैसे भी चले गए। फिर इसने क्या किया, बोला ठीक है मैं रिजाइन करता हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता हूँ। और वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों लेता हूँ, उसमें भी राजनीति दिखाने के लिए। बोले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ठीक से लागू नहीं कर रही, ये आधार में मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता हूँ। सरकार ने कहा तेरा वो वॉलंटियर रिटायरमेंट, वो रेजिग्नेशन रिजेक्टेड, तेरे खिलाफ इतना सीरियस क्रिमिनल केस का इंक्वायरी चल रहा है। तो उसका अच्छा, वो, मैंने सच्चर हाँ कमेटी जो है सो उसका नहीं हो रहा है, तो आप मुस्लिम कार्ड खेलना सोचा, हाँ, वो अरे यार, खेल रशीद शुरू खान किया। बड़ा कौन हाँ है? उसको हाँ, एक्सपोज करने वाले अरे कौन है? ये रशीद खान बड़ा भी तो कोई कास्टिस्ट मुस्लिम है। कास्टिस्ट और सांप्रदायिक लोग जब फंसते हैं तो कहीं मुस्लिम कार्ड खेल देगा, कहीं कास्ट का कार्ड खेल देगा। हाँ, हाँ, तो कास्ट का तो कार्ड खेल देंगे। वो उसका पत्ता फेल हो गया। तो हाँ, ये जो है ना, लेकिन एक गौर कीजिए आप, आज तक उसको वो जेल में नहीं गया है। नहीं 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 नहीं, लेकिन एक बात बताइए हमको नीलेश जी, उस वक्त तो चूंकि आप प्रहरी बन के खड़े थे, ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर को एक्सपोज कर रहे थे। अभी जो ये जांच हुई, जिस पर ये आदेश आया, अब उस पर कौन खड़ा होगा? अब फिर हम आपको कहेंगे कि आप ऑलरेडी ओवरबर्डेंड हैं, आप पिटीशन फाइल कीजिए, उन सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ करिए, जो जांच में शामिल है उसको पकड़िए, कौन नेता है जिसको एक्सपोज कर रहा था मामला और उसको दबाने के लिए ये ब्लास्ट करवाया गया, क्या करवाया गया, नहीं करवाया गया, इसकी कौन करेगा जांच? सरकार तो वही फिर कह रही है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम। नहीं, अभी इस पे ना चिंता मत कीजिए, अभी लोग भी जाग रहे हैं, कई एक्टिविस्ट है, ये खुद जो मतलब अगर इसमें निर्दोष अगर फंसा के जो ये किया था, उनकी भी वकील केसला वगैरह सब उठाएंगे ना, मामला उठाएंगे, चिंता मत कीजिए। अभी ये, और इसको क्या हो गया अभी, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद में एक मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया कि ये पुलिस का मैनिपुलेशन कैसा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसा जैसा अब्दुल रहमान के समय किया था, बोगस पुरस्कार घोटाला, जैसा इन्होंने भी ट्राई मारा, तो वैसा चांस किसने मारा था मालूम है ना आपको? ऐसा चांस मारा डिनो मोरिया ने, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ में हूँ। ऐसा हाँ चांस हाँ, मारा तुम्हारे, तुम्हारा वो ये आदित्य ठाकरे, फ्रॉड, मैं मुख्यमंत्री के साथ हूँ। हाँ वो तुम्हारा वो फ्रॉड क्या नाम है उसका, वो आदर पूनावाला, साइरस पूनावाला है, कोर्ट ने बोला कि तूने फ्रॉड किया है कोर्ट से। तो ये इन हाँ, लोगों ने चांस मारा कि मेरे को पद्मश्री मिल रहा है, मेरे को ये मिल रहा है। तो ये सारे है ना, ये सारे पुरस्कार घोटाले है, ये कुछ नहीं है ये। तो ये लेकिन कोर्ट के इस ऑर्डर इस के इस साथ, केस के बाद से तो और पता चल गया ना, और दिशा और सुशांत का केस और मजबूत हो गया यस यस यस। कि पुलिस तो का मैनिपुलेशन जो हो रहा है वो और एक्सपोज हो गया। और जब अरे आप कल कल जब आप के साथी गए थे कोर्ट में डेट लेने के लिए, तो वो प्रोसिक्यूटर जो है वो भाग रही हैं, खुद ही भाग रही हैं। अभी सुनिए, उसमें बताता हूँ मैं आपको और एक किस्सा। ये क्या है मालूम है क्या, मेरे को एक पुलिस अधिकारी, जिम्मेदार पुलिस अधिकारी ने बताया, मेरा नाम बोलना मत, बोले पहले एक प्लान ये भी चल रहा था, बोले कि बहुत मामला उठ रहा है ना, तो ऐसा ही किसी को पकड़ कर लेकर आ जाएंगे और हम्म। बोलेंगे कि दिशा के लिए ये जिम्मेदार है। अच्छा। लेकिन उसको बोले सिर्फ थप्पड़ मारना बाकी था, इतनी गालियां दिया, बोले सचिन वाजे, बोला अबे पागल साले, कुछ भी लाएंगे तो हमको ये पूरे डॉक्यूमेंट कोर्ट में देना पड़ेगा ना। डॉक्यूमेंट तो कोर्ट में देना पड़ेगा, कहां देना से पड़ेगा ना लाएंगे? उनको, फिर हमारी पूरी पोल घुस जाएगी ना, फिर वापस आदित्य बैठ। फिर दूसरा केस बनेगा। तो अभी जैसे अरे ये, अच्छा, एक नहीं, मैं ये जनता जानना चाह रही है कि अभी जिन पुलिस अधिकारियों ने ये जांच की और उनके जांच के आधार पे ये 12 के 12 बरी हो गए हैं, क्या उन सबकी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगा? किसके खिलाफ? जिन्होंने जांच की, जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया, जिनके आधार पर कोर्ट ने पाया कि भाई तुम्हारा जांच फॉल्स है और तुमने कह दिया कि जांच हमने कर लिया।
नियम से होना चाहिए, मैंडेटरी, मतलब जज को डिस्क्रिशन नहीं है, मैंडेटरी है। पेरुमल वर्सेस जानकी का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये पुलिस अधिकारी को प्रोसिक्यूशन और सजा तो अपने जजमेंट में उन्होंने ऐसा क्यों नहीं कहा क्या कि तो जो जिन लोगों ने ऐसा जांच किया है उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो? तो फिर ये अभी वो आरोपी के वकील ने जज के पास अर्जी लगाना चाहिए कि साहब आप ये मिस कर गए, क्योंकि जो जज है ना, जज मुझे थोड़े ठीक लगे, यही जज साहब है जिन्होंने वो सीरम के मामले में जो हमारा आर्गुमेंट होता है इनके पास में, तो यही अनिल किल्लोर साहब जज साहब है कि जब मैंने आर्गुमेंट किया तो मेरी बात मानते हुए उन्होंने आदर पूनावाला और सीरम इंस्टीट्यूट के वकील को बोला, नहीं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, पहले मैं इनका ही सुनूंगा, तुम्हारे क्लाइंट ने जो फ्रॉड किया है कोर्ट के साथ उस पर हियरिंग पहले होंगी। नहीं नहीं, लेकिन मैं जज साहब पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे देना चाहिए था कि भाई अगर ये 189 लोगों की मौत हो गई और कोई गुनहगार पकड़ा ही नहीं गया तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ये तो नहीं पूरा सुनिए, देश जानना चाहता है ना। मैंने पूरा जजमेंट अभी डिटेल में पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ के कमेंट करूंगा, लेकिन उन्होंने प्रोसिक्यूशन ऑर्डर नहीं किया है पुलिस का, एक्चुअली उन्होंने करना चाहिए था, उनको मैंडेटरी ऐसे डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, तो ये आरोपी के वकील ने ये कोर्ट को बात बताना चाहिए था ना। हाँ, नहीं अभी भी बता सकते हैं, अभी नया अर्जी लगा के बता सकते हैं, उसमें क्या। तो चूंकि 600 पेज का ये पूरा वर्डिक्ट है तो एक एक हाँ, पेज को पढ़ने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हाँ अभी ठीक है। मोटे तौर, लेकिन ये अरे इससे एक बात तो नीलेश जी साबित हो गई ना कि ये पॉलिटिशियन और ये पुलिस, ये दोनों करप्शन की पराकाष्ठा पर हैं और इसको पूरा देश पूरे ध्यान से देख ले और समझ ले। अदालत में अभी भी न्याय बचा हुआ है, अदालत में अभी भी न्याय बचा हुआ है, और इस केस में भी जिसमें बरी हो गए हैं, हो सकता है अगर वो निर्दोष हैं वो बरी होंगे, लेकिन जो असली दोषी हैं वो जरूर पकड़ाएंगे। ऐसा तो है ना। पकड़े जाना ही चाहिए भाई, नहीं तो फिर क्या, फिर ये सिस्टम का मतलब क्या, फिर पुलिस वालों को सैलरी किस चीज की दे रहे हैं हम, इतना अरबों का खर्चा क्यों हो रहा है, इतना टैक्स क्यों भर रहे हैं हम फिर, उनको तो जॉब पे ही इसके लिए रखा है ना। तो पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। आगे होनी चाहिए, अभी ये सब ने करना चाहिए, फिर ये रॉ हो गया, आईबी हो गया, ये सबका जिम्मेदारी है यार। रॉ के लोग कहाँ हैं, एटीएस कहाँ हैं, स्पेशल कोर्ट कहाँ है, सारे लोगों की जिम्मेदारी है ना। हाँ, आईबी है, एनआईए है, एनआईए क्या कर रही है, लेकिन एक बात है, एनआईए के अभी के चीफ बहुत बढ़िया है, सदानंद दाते साहब है ना, वो अगर इसमें हाथ डालेंगे तो सबसे पहले 15-20 पुलिस वालों को अरेस्ट करेंगे, उनका हिस्ट्री है, वो पहले गलती वाला पुलिस वाला ही पकड़ते हो। नहीं, लेकिन ये सदानंद दाते तो उस वक्त शायद डीएसपी थे, वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इसका, जहां तक मुझे जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूं। इस मुझे केस नहीं का पता, इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे थे जो आजकल एनआईए के चीफ हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत वन ऑफ द अपराइट ऑफिसर माना जाता है, और मैंने एक दो काम उनके देखे हैं, मतलब उस समय मैं आपकी उस पुलिस ऑफिसर का वकील था, तब मैंने उस पर्सन का काम देखा है कि कोई गुंजाइश नहीं रखा था उन्होंने उस ऑफिसर के इसमें। चलिए, चलिए, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। एक तरफ ये बेशर्म पुलिस वाले एफआईआर के लिए जो अर्जी पड़ी हुई है, जिसमें किसे पकड़ना है ये भी पता है, और पीड़ित के पिता एफआईआर के लिए घूम रहे हैं, नहीं गिरफ्तारी हो रही है। फर्जी लोगों को गिरफ्तार किया, 19 साल तक टॉर्चर करके फांसी की सजा भी ले लिया निचली अदालत से, फिर ये हाई कोर्ट में साबित नहीं कर सका। अब सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस बेशर्म पुलिस की बेशर्मी एक बार फिर आपके सामने आ गई। अब जनता की अदालत में मुंबई पुलिस कितनी बार खुद को बेशर्म साबित करती रहेगी। और मैं हैरान हूं, पुलिस की वर्दी में ये हो क्या रहा है। देश ने देख लिया है, अब देश को तय करना है कि नेताओं के साथ इनकी जो साठगांठ है, चरित्रहीन नेताओं के साथ, भ्रष्ट नेताओं के साथ, उसको देश कब तक बर्दाश्त करेगा, ये आपको तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।